तिब्बत की कहानी जानने के लिए हमको तिब्बत का इतिहास सबसे पहले दोस्तों जानना पड़ेगा। तो तिब्बत के इतिहास पर यदि मैं बात करता हूं तो 7वीं सेंचुरी, जी हाँ, 7वीं शताब्दी के अंदर से तिब्बत का जिक्र आता है और ये उतना पुराना देश है और लगभग आधे चाइना, जी हाँ, मैं कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रहा हूँ, लगभग आज के आधे चाइना पर तिब्बत का कब्जा था। और तिब्बत का एम्पायर था वो 7वीं सेंचुरी के अंदर, जिसको सोंगसेन गैम्पो ने बनाया था। ये 604 से 650 के बीच में तिब्बत पर राज करते थे। और जी हाँ, ये सोंगसेन गैम्पो जो थे, इनकी पहली पत्नी जो थी उनका नाम था भ्रुकुटी, और भ्रुकुटी जो थी वो नेपाल से थी, और नेपाल से उन भ्रुकुटी के कारण ही सोंगसेन के पास और तिब्बत के पास बौद्धिज़्म आया था। तो बौद्धिज़्म, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बौद्धिज़्म पर है, तो वो बौद्धिज़्म उनकी पत्नी भ्रुकुटी के द्वारा 7वीं शताब्दी के अंदर तिब्बत के अंदर आ गया। तो चूंकि सोंगसेन गैम्पो ने पहली शादी अपनी की थी नेपाल की राजकुमारी भ्रुकुटी से, और दूसरी शादी चाइना के एक छोटे से किंगडम जो था उस किंगडम की राजकुमारी से, तो पूरे के पूरे चाइना के अंदर उस समय बौद्धिज़्म फैल गया और लगभग 70 से 80%, 90% जनता वहाँ की बौद्धिज़्म मानने लगी। आज भी आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ जनता जो चाइना की है वो बौद्धिज़्म मानती है। तो यहाँ से बौद्धिज़्म और भारत के विचारों का जो फैलाव था वो चाइना के अंदर और स्पेशली तिब्बत के अंदर फैलना शुरू हुआ। तो तिब्बत 7वीं शताब्दी के अंदर से ही एक स्वतंत्र राष्ट्र था। धीरे धीरे दोस्तों चाइना के कई सारे छोटे छोटे राजाओं ने उनके ऊपर हमला करना शुरू किया, फिर तिब्बत डिफेंड करता था, फिर कब्जा होता था, फिर डिफेंड करता था। ऐसा चलता रहा 18वीं शताब्दी तक, और 18वीं शताब्दी में जो सीमाएं बनाई गई वही सीमाएं आज तिब्बत की हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि 1912 के अंदर चाइना के अंदर एक क्विंग डायनेस्टी थी। उस क्विंग डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया था तिब्बत के ऊपर हमला कर लेकिन 1913 के अंदर ही तिब्बत ने वापस अपने आप को आज़ाद करवाकर और अपने आप को एक ऑटोनोमस रीजन घोषित कर दिया था। तो वो ऑटोनोमस रीजन जो था 1913 से लेकर कंटिन्यूसली चलते 1951 तक वो एक ऑटोनोमस रीजन रहा, जिस पर उनका खुद का स्वतंत्र राज्य था। ब्रिटिश ने भी उन्हें स्वतंत्र राज्य बनाकर रखा हुआ था। भारत ने भी कभी उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। चाइना ने भी उसके क्विंग डायनेस्टी जो थी और उन सभी लोगों ने उसके बाद उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसा कि हम जानते हैं, 1947 के अंदर भारत आज़ाद होता है। भारत के टुकड़े होते हैं, जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान चला जाता है, और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के चक्कर में भारत के ऊपर जो वो हमारा पीओके जो कंट्रोल हुआ है 48 के अंदर, वो सारे एरिया का भी डिस्प्यूटेड एरिया जो चाइना अपना कहता है, वो एरिया का भी डिस्प्यूट वहाँ पर शुरू होता है। इसके अलावा मैं अब चाइना की जो बात करता हूँ, 1949 के अंदर चाइना में क्या होता है, चाइना के अंदर ऑलरेडी एक किंगडम था जो उनके स्वदेशी या मूल निवासी लोग थे, जो उनका मूल किंगडम था, क्विंग डायनेस्टी या जो भी उनकी डायनेस्टी चल रही थी उसको मारकर और कम्युनिस्ट क्रांति वहाँ पर की जाती है माओ जेडोंग के अंडर में। और माओ जेडोंग वहाँ पर उनके राजघराने को मारकर, हराकर और पीछे धकेलकर ताइवान में ले जाकर पटक देता है, और जो उनका मूल राजघराना था वो ताइवान में चला जाता है। उनके सारे मूल निवासी वहाँ पर चले जाते हैं, और उसके बाद कम्युनिस्ट क्रांति वाली पूरी की पूरी सेना, माओ जेडोंग की सेना वहाँ पर कब्जा कर लेती है। अब 1949 के अंदर वो चाइनीज़ रिपब्लिक बन जाता है। तो जब 1949 के अंदर माओ जेडोंग का कब्जे वाली सरकार वहाँ पर आती है, तो ये वो चाइना नहीं होता जो चाइना 1700 सालों से भारत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया हुआ था। ये एक अलग प्रकार का कम्युनिस्ट विचारधारा वाला और फैलाव की नीति रखने वाला चाइना वहाँ पर आ जाता है। और जवाहरलाल नेहरू इसको समझ नहीं पाए। जवाहरलाल नेहरू को हमेशा लगता था कि चाइना हमारा दोस्त है। तो उसी समय चाइना ने क्या किया, सदियों से जो भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर बना हुआ था वो था तिब्बत। तिब्बत एक पूरा का पूरा देश बीच में था, जिसका कि मैं बता चुका हूँ 1913 के बाद से ऑटोनोमस रीजन था। वो चाइना का भी नहीं था, इंडिया का भी नहीं था, लेकिन इंडिया के विरोधी नहीं था, क्योंकि बौद्धिज्म की फिलॉसफी थी, दलाई लामा वहाँ पर रूल करते थे, तो इंडिया के साथ दोस्ताना संबंध थे। उस समय चाइना ने अचानक से इसके ऊपर अटैक कर दिया, तिब्बत के ऊपर। अब माओ जेडोंग की साम्राज्यवादी नीति थी, धीरे धीरे आगे बढ़ते वो तिब्बत पर भी आ गए। तो तिब्बत पर जब उनने अटैक किया
तो उसी समय दलाई लामा जो थे, दलाई लामा भागकर भारत आए, क्योंकि कई 35,000 लगभग लोगों की आर्मी लेकर चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक किया था और चाइना ने कई सारे हज़ारों, लगभग 10-20 हज़ार लोगों को मार डाला था। कई लोगों का मानना है कि बहुत सी औरतों के बलात्कार हुए, बहुत से बच्चों को भी जिंदा जला दिया गया, बहुत से लोगों के पार्ट्स काट दिए गए शरीर के, बहुत से लोगों को जेल में टॉर्चर करके मार दिया गया। इस तरह से चाइना ने आधे से ज़्यादा पार्ट तिब्बत का कैप्चर कर लिया। उसके बाद जैसा कि हुआ, हम लोग जानते हैं कि एक कोई प्रोग्राम था जिसके ऊपर 17 पॉइंट एग्रीमेंट जिसको बोला जाता है, 17 पॉइंट एग्रीमेंट लेकर चाइना तिब्बत के पास आया और तिब्बत से बोला आप इसको साइन कर दो। तो सोचिए, एक देश जिसकी आधी से ज़्यादा ज़मीन को आपने कब्जा लिया है, उसके हज़ारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, उसके बाद आप उस देश के पास आते हो और बोलते हो कि ये 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करो। इसके अंदर ये रहेगा कि हमने जो ज़मीन आपकी हड़प ली है वो ज़मीन तो हमारी ही रहेगी, आगे आपकी जो ज़मीन है उसको हम ऑटोनोमस रीजन बना देते हैं। तो छोटी सी जो ज़मीन बची हुई थी उसको हम ऑटोनोमस रीजन बना देंगे और ये ज़मीन अब हमारी हो गई, ऐसा आप साइन कर दो। तो उस समय मजबूरी में दलाई लामा को वो साइन करना पड़ गया और साइन करने से दोस्तों चाइना इतनी पास घुसता चला आया कि हमारे अक्साई चीन तक आकर वो धीरे धीरे टच होने लगा। जो अक्साई चीन जो पार्ट है वो हमारा ही जो कश्मीर का, लद्दाख का पार्ट है, जिसके पास चाइना आके टच हो गया। तो इस तरह से चाइना ने धीरे धीरे करके तिब्बत पर हमला करना और कब्जा करना शुरू किया। अब जैसे कि चाइना की नीति है दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा कि चाइना ने 17 पॉइंट एग्रीमेंट पर साइन किया, उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद चाइना फिर तिब्बत में आगे बढ़ गया और ऑटोनोमस रीजन को भी, जो चाइना ऑटोनोमस बोलता रहा लेकिन वहाँ सेना भेजकर अपना कंट्रोल कर लिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, वहाँ पर भी अलगाववाद की बातें होने लगी और कई सारी चीज़ें होने लगी। तो इसके बाद धीरे धीरे करके चाइना ने हमारे ऊपर भी डिस्प्यूटेड रीजन्स के अंदर एंटर होना शुरू कर दिया और डिस्प्यूटेड रीजन्स के अंदर ना सिर्फ एंटर होना शुरू कर दिया, अक्साई चीन के अंदर भी कई बार वो एंटर होने लगा। कई सारी जगहों से वो धीरे धीरे भारत को भी अपना डर दिखाने लगा। और उसी समय इंडिया ने मैकमोहन लाइन पर उनसे क्लियर कट बात ना करते हुए, क्लियर कट उनसे समझौता ना करते हुए हिंदी चीनी भाई भाई का राह अलापना शुरू कर दिया। तो जवाहरलाल नेहरू और हमारी सारी मिनिस्ट्री चाइना से मिलने लगी, चाइना के प्रधानमंत्री यहाँ आने लगे और उस समय हम लोगों ने शुरू कर दिया कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं। और चाइना ने एक चक्रव्यूह में नेहरू जी को फंसा लिया। चाइना ने उस समय, चाइना जब भी आता था तो तिब्बत की तो बात करता था कि तिब्बत पर हम लोगों को कब्जा कर लिया है, हमको उस पर मान्यता दे दो या यूनाइटेड नेशंस में हमारा सपोर्ट कर दो, लेकिन मैकमोहन लाइन पर चाइना हमेशा चुप्पी साध लेता था। और हमारा इसको ब्यूरोक्रेटिक फेल्योर कहें या विदेश मंत्रालय उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के ही पास था, उसका फेल्योर कहें, लेकिन उस समय हम लोगों ने मैकमोहन लाइन पर क्लियर कट बात उनसे नहीं कर पाए। और अंत में 1954 के अंदर हमने एक पंचशील नाम का समझौता चाइना के साथ साइन किया। और ये समझौता दोस्तों, इस समझौते को सब लोग सोचते हैं कि ये दोस्ती, भाईचारे और प्यार का समझौता है, लेकिन इस समझौते में ब्यूटीफुल तरीके से चाइना ने कुछ क्लॉज जोड़े जिसके अंदर ये लिखा गया है कि चाइना के पास जो ज़मीन है उसके ऊपर भारत अपना दावा नहीं ठोकेगा। तो मैकमोहन लाइन की बात चाइना नहीं कर रहा था असल में दोस्तों, पंचशील में चाइना कर रहा था तिब्बत की बात। तो इंडिया ने तिब्बत पर चाइना के कब्जे को रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्टेबिलिटी दे दी कि आपने जो तिब्बत पर कब्जा किया है वो आपका हो गया। तो पंचशील समझौते के तहत चाइना को हमने तिब्बत के अंदर आके उसको चाइनीज़ टेरिटरी बताना शुरू कर दिया। तो उसके कारण दोस्तों जो गड़बड़ शुरू हुई, हमारे और चाइना के बीच में जो बफर स्टेट था वो बफर स्टेट हट गया और चाइना को और आगे आके अपना एग्रेशन दिखाने का मौका मिला, जिससे चाइना आगे बढ़ता भी गया। इस समय जब 1954 के अंदर पंचशील समझौते पर हमारे पंडित नेहरू जी ने चाइना के साथ साइन किया और तिब्बत चाइना को देने पर राज़ी हो गए, उस समय डॉक्टर BR अम्बेडकर, जी हाँ बहुत पॉपुलर नाम है डॉक्टर अम्बेडकर की क्या टिप्पणी थी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। अपर हाउस राज्यसभा में 1954 के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर बोलते हैं, बाय अलाउिंग द चाइनीज टू टेक पोजेशन ऑफ Lhasa, द प्राइम मिनिस्टर हैज प्रैक्टिकली हेल्प्ड देम ब्रिंग देयर बॉर्डर डाउन टू द इंडियन बॉर्डर। एग्रेशन माइट well be committed by people who are always in the habit of committing aggression। जी हाँ,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो लहासा के ऊपर, लहासा जो थी वो तिब्बत के अंदर कैपिटल रीजन था, उसके ऊपर जो कब्ज़ा करता है चाइना, उसको कब्ज़े को परमिशन और मान्यता देने का विरोध करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और कहते हैं कि चाइना का इस एक्ट का आप सपोर्ट कर कर चाइना को और आगे बढ़ने की इजाज़त दे रहे हो, वो बाद में आकर हम पर भी हमला कर सकता है। तो इस तरह की बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी करते हैं, और ये टाइम्स मैगजीन में उस समय 1954 में 6 सितंबर के अंदर छपा हुआ था। तो उस समय का यह मैसेज है। तो कई लोगों ने इस बात का उस समय भी विरोध किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उस समय नहीं माना, और 1958 के अंदर हुआ वही कि जैसे ही हमारे बीच का बफर स्टेट दोस्तों हटता है, चाइना ने सड़क बनानी शुरू कर दी। जियांजियांग से लेकर तिब्बत तक की सड़क 1958 में चाइना ने बना ली, और वो अक्साई चीन से होती हुई गुजरती थी दोस्तों। जो अक्साई चीन था वो भारत हमेशा से, भारत का ये रहा था कि ये हमारा हिस्सा है, हमारे कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है। पाकिस्तान ने हड़प रखा है, लेकिन वहाँ से चाइना ने तिब्बत तक की सड़क बना ली। नेहरू जी ने इसका विरोध किया, लेकिन चाइना इसके बाद भी नहीं माना, और 1956 के अंदर से ही चाइना ने लगभग 120,000 किलोमीटर के एरिए को, इंडिया के एरिए को अपने मैप के अंदर दिखाना शुरू कर दिया था, जिसका नेहरू जी ने कई बार विरोध किया। तो चाइना ने कहा हमें नहीं पता, ये मैप्स पुराने हैं, इस तरह की बातें, और बार बार चाइना उस 120,000 किलोमीटर को अपने एरिया को दिखाकर मैप के अंदर छापता रहा। तो इस तरह से चाइना की विस्तारवादी नीतियाँ दिखाई दे रही थी। 1959 के अंदर हम लोग आगे आते हैं, जब इंडिया के अंदर आखिरकार दलाई लामा को शेल्टर लेना पड़ा। जब बुरी हालत हो गई तिब्बत की, तिब्बत के बहुत सारे लोगों की जानें चली गईं, तो बहुत सारे लोगों के साथ दलाई लामा इंडिया के अंदर आए। उस समय नेहरू जी ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर उनको शेल्टर दे दिया, लेकिन वो शेल्टर देने के बाद वो दोस्त चाइना जिसके लिए हम लोगों ने कोरिया वार में सपोर्ट किया, यूएन एडमिशन में सपोर्ट किया, यूएनएससी सीट में सपोर्ट किया, इंडिया ने पीस ट्रीटी जो थी जापान के साथ उसके अंदर भी अटेंड नहीं की, ताइवान जब ट्रांसफ़र हुआ उसके अंदर भी इंडिया ने सपोर्ट किया। इन सभी चीज़ों ने के अंदर जिस इंडिया ने चाइना को सपोर्ट किया, 1959 के अंदर जब हम लोगों ने दलाई लामा जो कि एक शांति प्रिय व्यक्ति थे, जिनके लोगों की हत्याएं हो रही थी, उनको इंडिया ने जब भारत के अपने एक प्रदेश के अंदर शरण दे दी, उस समय चाइना ने इस बात से चिढ़कर हमारे ऊपर एक्ट ऑफ वॉर जो है वो लागू कर दिया, और धीरे धीरे करके हमारे सैनिकों की हत्याएं और हमारे देश के अंदर घुसना और एंटर होना शुरू कर दिया। 1959 के अंदर जिस समय हम लोगों ने दलाई लामा को शरण दी, उसी समय दोस्तों 1959 के अंदर चाइना शिमला के अंदर एंटर्ड हो गया, और 9 इंडियंस को उसने अक्साई चीन के अंदर जो पुलिसमैन थे उनको मार दिया, और तभी से धीरे धीरे जो वॉर थी वो शुरू होती चली गई। और वॉर शुरू होती चली गई तो धीरे धीरे हमारे लोग और चाइना के अंदर एग्रेशन बढ़ता गया, और 62 के अंदर जैसा कि हम जानते हैं एक फुल फ्लेज वॉर वहाँ पर हो गया। तो इस तरह की गलतियाँ कुछ हमारे इतिहास के अंदर दोस्तों हुई, जिसके कारण चाइना आज हम लोगों पर हमला कर रहा है और हमें आंखें दिखा रहा है। यदि जवाहरलाल नेहरू जिस समय दलाई लामा पहली बार भारत में आए थे 1950 में, उसी समय तिब्बत के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में ले जाते, जिस तरह वो कश्मीर के मुद्दे को ज़बरदस्ती ले गए थे, जब पटेल ने रोका था, तो तिब्बत जो है उसके बीच में यूनाइटेड नेशंस कूद जाता। यूनाइटेड नेशंस जब कूद जाता तो सारे बड़े देश उसमें इंटरफेयर कर देते, और हमारे बीच में तिब्बत जो है वो एक बफर स्टेट बनकर रह जाता, और तिब्बत के भी उतने सारे लोगों को जान नहीं देनी पड़ती। मैं आपको एक आंकड़े बताना चाहूँगा कुछ जो मैंने नोट किए हैं, कि उसके बाद से लेकर 79 के बीच में तिब्बत में कितनी जाने गई दोस्तों। तो 1,73,000 तिब्बतियन को टॉर्चर्ड कर प्रिजन के अंदर मार दिया गया। 1,56,000 तिब्बतियों को डायरेक्ट चाइना ने गोली मारकर एग्जीक्यूट कर दिया। लगभग 4,32,000 तिब्बतियंस को लड़ते हुए चाइना से शहीद हो गए। उसके बाद लगभग 3,42,000 तिब्बत भूखे मार दिए गए, स्टार्व टू डेथ, मतलब भूखे मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद लगभग 92,000 तिब्बतियों को पब्लिकली टॉर्चर कर मारा गया। जी हाँ, पब्लिकली टॉर्चर मतलब एक एक पार्ट काटा, जैसे कि आप देखते हैं ना नक्सलवादी जो नक्सल इलाकों में करते हैं, कान काट दिया, हाथ काट दिया, पाँव काट दिया, टांग दिया जिंदा, तड़प के मर रहा है, इस तरह 92,000 लोगों को मारा। उसके बाद लगभग 9,000 तिब्बतियों ने सुसाइड कर लिया, और इस तरह से दोस्तों 35,000 लोगों की सेना लेकर जिस समय चाइना घुसा था, उस समय भी रेप, मर्डर, टॉर्चर जो तिब्बतियंस हुए। कहा जाता है लगभग 1.2 मिलियन तिब्बतियंस को टॉर्चर किया गया, रेप किया गया और उनकी हत्याएं की गई हैं। और ये वो लोग हैं दोस्तों जो एक मक्खी और एक चींटी को भी नहीं मारते।
ये सबसे पीसफुल लोग हैं पूरे अर्थ पर। नोबेल पीस प्राइज़ दलाई लामा को मिला है, उनको आज चाइना टेररिस्ट बोलता है। और ये सारा का सारा तिब्बत को भुगतना पड़ा क्योंकि चाइना ने उसके ऊपर हमला किया।